हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। ये जो टॉपिक है आज का, ये टॉपिक थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल एनसीईआरटी का टॉपिक है कि भाई जुडिशरी का क्या रोल है भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, है ना। कि आखिर डेमोक्रेसी मेंटेन रखने के लिए क्या भारत को जुडिशरी चाहिए, रोल चाहिए जुडिशरी का, है ना। एक यहां यह भी सवाल आता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों है, क्यों नहीं जुडिशरी को सेम पिलर में खड़ा कर दिया जाता है जिसमें कि एग्जीक्यूटिव हैं, जिसमें कि लेजिस्लेटिव हैं, और एक फोर्थ पिलर जिसको हम मीडिया कहते हैं, उसमें जुडिशरी सिस्टम को अलग क्यों किया गया है, आखिर क्या रोल है इसका, है ना। आपको पता होगा कि जस्टिस जुडिशरी का कहां से आता है, जस्टिस से जुडिशरी बनकर आता है। और जस्टिस से पहले जो फिलोसोफर रहे हैं जुडिशरी के, यानी जस्टिस के जो फिलोसोफर रहे हैं, वो हैं सोक्रात के परम शिष्य, क्या नाम है उनका, प्लेटो, PLATO। प्लेटो जस्टिस के बहुत बड़े विचारधारक रहे हैं। एथेंस में जब अन्याय चरम पर था, और चूंकि सुकरात के साथ अन्याय ही हुआ था, जस्टिस नहीं मिली थी उनको, तो अपने गुरु को जस्टिस दिलाने के लिए, गुरु जैसे लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए, समाज को जस्टिस दिलाने के लिए, गरीब अमीर को एक जगह ले आने के लिए, और जो पैसे वाले हैं, जो मध्यम वर्गीय, उनको एक एक कटघरे में ले आने के लिए जस्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, न्याय बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो प्लेटो ने ग्रीक टर्म यूज किया था, कुछ डाइकिन्सी, कुछ ऐसे टर्म था डाइकिन्सी, जिसका सीधे संदर्भ होता है अपना मोरालिटी से, मोरालिटी, कैरेक्टर, कई सारी चीजें इसमें मिली हुई हैं। इस शब्द में जस्टिस भी मिला हुआ है, ये ग्रीक टर्म है। तो ये उस टाइम की बात है ना। तो जब एथेंस में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑलरेडी स्टैब्लिश था, उसके बावजूद उसमें जस्टिस सिस्टम नहीं था। लोग इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि खुद के बेसिस पर, अपने विचारों के बेसिस पे जजमेंट सुना दिया करते थे, 4-5 लोगों का समूह मिलके। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था। यही रोल प्ले क्या करता है जुडिशरी डेमोक्रेटिक कंट्री में। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, गणराज्य है, उसमें जुडिशरी का रोल क्या है। क्या अगर रोल हटा दिया जाए जुडिशरी का, तो क्या भारत एक गणराज्य, गणतंत्र बनकर रहेगा, क्या डेमोक्रेटिक कंट्री बनकर रहेगा। आपके नजर में ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि डेमोक्रेटिक बोलते हैं, लेकिन जुडिशरी सिस्टम वहां पे थोड़ा सा क्या है, बायस्ड है। फॉर एग्जाम्पल हम यूके लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, लेकिन ये वो हेड ऑफ स्टेट कौन है उसका, हेड ऑफ नेशन मतलब हेड ऑफ स्टेट कौन है, क्वीन है, मतलब कि जो एलिजाबेथ हैं, क्वीन है ना। वहां पे जो डिसीजंस लिया जाता है जुडिशरी, सारे जो लॉज हैं जितने भी बनते हैं, जब तक इनकी मुहर नहीं लगेगी क्वीन की, तब तक विचार विमर्श नहीं होगा, तब तक वो पास नहीं होगा, ठीक है। सो वैसे ही कई कंट्रीज हैं, कई सारी कंट्रीज। मिडिल ईस्ट की बात ही अलग करते हैं, है ना, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज वैसे ही बहुत कम हैं हमारे पूरे विश्व में। भारत एक सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि उसका जनता सबसे ज्यादा है, और क्या है, सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स है यहां के सिटीजन्स को, ठीक है। चलिए अब यही समझते हैं कि भाई रोल क्या है इसका, ठीक। जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, वो आज अभी से लग जाए। कोई भी फाउंडेशन बैच नहीं लिया है तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप। प्राइस के ऊपर मत देखिएगा, प्राइस इसका 8700 है। हालांकि मैं प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। 24 महीने की वैलिडिटी देता है ये कोर्स, जो 300 रुपए प्रति माह आपको पड़ेगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का बैच 2025 वाला, जो कि 6:30 से 9 बजे तक की 2.5 घंटे की आपकी लाइव क्लासेस होंगी, और यूपीएससी टॉपर आपको गाइड करेंगे। यूपीएससी टॉपर को बनाने वाले जो फैकल्टी हैं वो आपको गाइड करेंगे। मेंटरशिप होगी, आंसर राइटिंग, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आप पढ़ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग टॉपिक पे आगे चलते हैं, ठीक। टॉपिक क्या है हमारा भाई, ये 4 पिलर हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मीडिया।
जुडिशरी को अगर हम यहां से निकाल दें, ठीक है, हटा दें, तो क्या डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी? आपको पता है कि लेजिस्लेचर और मीडिया आपस में कितना लड़ते बिगड़ते हैं, देख ही रहे हैं आप, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव हमेशा एक दबाव में रहते हैं, एक मौन में रहते हैं। अगर इनको यहां से हटा दिया जाए तो जो न्याय की व्यवस्था है, जो अमीर गरीब की व्यवस्था है, जो छोटे बड़े की व्यवस्था है, जो सच और झूठ की व्यवस्था है, वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पिलर खत्म हो जाएगा, न्याय दिलाने वाला क्या बॉडी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको सबसे अलग किया गया है, इसका सिस्टम भी सबसे अलग है, इसकी अपॉइंटमेंट भी अलग है, इसकी इंपीचमेंट भी अलग है, और इसका रोल इसलिए सबसे अलग है जुडिशरी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये पता ही होगा, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को शेप करने के लिए हमें इन चारों पिलर की जरूरत होती है, खास तौर की इन 3 पिलर्स की। कौन से 3 पिलर? जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बात आती है यहां पे नजर में, कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात आती है। किसकी? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब एसओपी। एसओपी कहां से आता है? वो केबीसी से आता है। केबीसी क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। इन सबके बीच में कुछ ना कुछ पावर्स का डिवाइडेड किया गया है और वो उस पर अमल रहते हैं। ये है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बुक से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये जानबूझ के लिया है क्योंकि आप लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी बहुत हलवा है, यूपीएससी एनसीईआरटी से बहुत परे है, बहुत ऊपर है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्यारा चैप्टर है एनसीईआरटी का, आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? हमें क्यों चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी? बहुत अच्छे शब्दों में यहां पे मेंशन किया हुआ है। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ इंप्लाइज दैट जितने भी इंडिविजुअल हैं, जो रूल ऑफ लॉ है जिसको आरओएल कहते हैं, ये तब अप्लाई होता है जितने भी इंडिविजुअल हैं, चाहे वो अमीर गरीब हो, महिला और पुरुष हो, चाहे वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड हो, किसी भी क्लास के हो, वो एक ही कानून से प्रतिबद्ध हैं, एक ही कानून से बंधे हुए हैं। अब जैसे राइट टू लाइफ है, ठीक है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का, इसमें कोई आके ये नहीं कह सकता है कि मैं अपर कास्ट हूं या मुझे ज्यादा जीवन जीने का अधिकार है, या फिर ये लोअर कास्ट है इसको ज्यादा जीवन जीने का अधिकार नहीं है, वो महिला है वो कम जिएगी, वो पुरुष है वो ज्यादा जिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सब ही एक किताब, एक कानून के अंदर, एक रूल ऑफ लॉ, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बने हुए हैं और उसी से जस्टिस सिस्टम चलता है। अगर कोई भी उस रूल ऑफ लॉ को ब्रेक करता है तो कानून सबके लिए एक है, सजा सबके लिए एक है, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारा जुडिशरी का है, जो रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना और ये इंश्योर करना कि जो कानून है उसकी सुपरमेसी बनी रहे, उसकी ताकत, उसका जो लेवल है, ऑरा है, वो बना रहे। यही है रूल ऑफ लॉ का असली मतलब, ठीक है। जैसे रूल ऑफ लॉ हमारे यहां क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, सुप्रीम है, उसके बाद फिर कोई और चीजें आती हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है रूल ऑफ लॉ? और क्या करता है? ये हमारे अधिकार, ये जो हमारे अधिकार होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हमें आजादी का अधिकार, हमें खुले बोलने का अधिकार, हमें अपना धर्म निभाने का अधिकार, हमें जीने का अधिकार, हमें और भी कई सारी चीजों का अधिकार ये रूल ऑफ लॉ हमें देता है। साइमल्टेनियसली अगर हमारे आपके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई 2 पार्टी, कोई 3 पार्टी के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने का व्यवस्था कहां? रूल ऑफ लॉ में दी गई है, हमारे जुडिशियल सेटअप में दी गई है। और रूल ऑफ लॉ यह भी कहता है कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में ना जाए, तो वो ऑटोक्रेसी हो जाती है। आपने सुना ही होगा रिसेंटली तमाम ओपोजिशन पार्टी अब कह रही हैं कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी है वो अब ऑटोक्रेटिक पार्टी है, ये है वो है। लेकिन संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी का क्या काम है? क्या मेंटेन करना? रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ में क्या आता है आपका? ताकि ये इंश्योर करना कि इस भारत सरजमी पे लोकतंत्र बना रहे, ठीक है, डेमोक्रेसी बनी रहे। चलिए, ये वो बेसिकली ये डिवाइड किया गया है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में। क्या क्या होते हैं? लेजिस्लेटिव क्या करता है भाई? ये कानून बनाता है, मेक लॉज, ठीक है।
कानून बनाता है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे और कौन सा कानून हो गया आपका, बिल्स से रिलेटेड, अभी आपका ये फार्मर्स लॉ आया था, ठीक है, अभी आपके सेम सेक्स मैरिज का लॉ आया था, कई सारे जितने भी लॉज हैं यही बनाते हैं लोग, यही लेजिस्लेटिव मतलब लोकसभा राज्यसभा मिलकर ये लोग कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव्स कौन, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं आप लोग, मतलब कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कि इसको एग्जीक्यूट करते हैं लॉ बनाने के बाद, ठीक है। एग्जीक्यूट कौन करता है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट कौन है भाई, हेड ऑफ स्टेट हमारा प्रेसिडेंट, उसके बाद हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद है कैबिनेट, फिर उसके बाद कई सारी चीजें फिर पोस्ट आती जाती हैं, जितनी भी आपके डेजिग्नेटेड पोस्ट है, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद एलजी, उसके बाद जितने भी ऑफिसर्स वगैरह हैं सब लोग इसी में आते हैं, ठीक है। जुडिशरी सिस्टम आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम जुडिशरी का, जस्टिस के अलावा जुडिशरी का सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है इंटरप्रेट करना, ठीक है। ये कानून संविधान में क्या लिखा हुआ है, ये इसकी दायित्व, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशियल सिस्टम को दी गई है कि वो अच्छी तरीके से इंटरप्रेट करके बताए कि आखिर जो लिखा है उसका मतलब क्या है। सिर्फ मतलब ही नहीं, उस जमाने में उस टाइम पे ये कानून बनाया गया था तो क्या मद्देनजर रखते हुए चीजें बनाई गई थी उसके बारे में पूरा, मतलब कि कोई भी कानून अगर आता है, लॉ आता है, तो उसको इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी को ही है। कितने कोर्ट्स होते हैं, मैजिस्ट्रेट, हाई, सुप्रीम, रेबियन, प्रिवी काउंसिल पहले हुआ करता था, अब नहीं है, 70s के टाइम पे हुआ करता था, ठीक है। सो जजेस ऑफ वेरियस लॉज एंड कोर्ट्स, सो बेसिकली ये तीन हमारे ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट के, जब हम गवर्नमेंट कहते हैं जिसको, भारत सरकार, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ओके। ये भी एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा आपको, ये तो एनसीईआरटी में है ही, ठीक है। ये वाला तस्वीर जो है ये सब एनसीईआरटी की तस्वीरें हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीजें मैंने इसलिए लिखी हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई, यहां बड़ा अच्छा सा तस्वीर है, कहीं आपकी शक्ल तो नहीं मिल रही है इस बालक से। ये बालक कह रहा है कि आई एम अफ्रेड, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतंत्र देश में प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है कि पीएम मोदी ऐसे हैं, पीएम मोदी वैसे हैं, या फिर राजीव गांधी ऐसे थे, या फिर राहुल गांधी ऐसे हैं, कोई भी, मतलब एक पीएम को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। लेकिन क्या एक सुप्रीम कोर्ट के जज को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है? कमेंट करके बताइएगा। यहां पे ये भी लिखा है कि बट आई एम कंटेम्प्ट, बट बीइंग गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट इफ आई आस्क्ड अबाउट दीज मैटर्स, है ना, बट नॉट द जजेस, एंड व्हाट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। होता है ना कि जब आपने सुना होगा कि जज की तौहीन मत करो, कोर्ट का कंटेम्प्ट मत करो, आप क्रिटिसाइज मत करो कोर्ट के बारे में, आप जज के बारे में क्रिटिसाइज मत करो, वरना आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगा दिए जाएंगे। तो क्या ये लोकतंत्र में नहीं आता? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन किया है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कौन करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली एक तो हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं इसमें, ठीक है। कहा गया था इसमें कि जो सबसे सीनियर जज होता है वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है ना। ये तो वही बात हो गई कि मुगलों में जो सबसे, या फिर किसी में भी सबसे बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा, ये तो वही चीज होगी ना कि जो सबसे सीनियर है वो बात अलग है, जो सबसे योग्य है। हुआ ये था कि ये मामला लगभग 1973 तक चलता रहा कि जो सबसे सीनियर है वही सीजेआई बनेगा, लेकिन इंदिरा गांधी जी की सरकार में इसको चेंज कराना पड़ा। तो अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि सीजेआई के अपॉइंटमेंट में क्या ऐसा हुआ है कि कोई सीनियर जज को ना बना के उससे कम जो जूनियर है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना हो, तो आपका जवाब आएगा हाँ, क्योंकि 1973 में एएन रॉय अपॉइंट किए थे एज ए सीजेआई, सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस। अब ये सोच लीजिए 3 सीनियर जजेस, ठीक है। उसके बाद जस्टिस एमएच बेग was appointed as superseding Justice HR खन्ना 1975, और ये सब इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट में हुआ है।
और ये ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा मोड़ा पॉलिटिकल बातें भी थी इसमें, लेकिन क्वेश्चन यहां फॉर्म हो जाता है कि अपॉइंटमेंट क्या हुई है या फिर सबसे सीनियर जज ही बनता है सीजेआई। अब सुप्रीम कोर्ट की हायरार्की देखिए, हमारे ये है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट क्लास 1। जब भी लॉ होता है ना तो लॉ दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक सिविल, दूसरा क्रिमिनल, ठीक है। तो वैसे ही कोर्ट भी होते हैं, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल मामले, क्रिमिनल मामले, ठीक है। होता क्या है इसमें कि ये हायरार्की आप देख रहे हैं, ये देखिए मुंसिफ कोर्ट, कोर्ट ऑफ सब जज या फिर कोर्ट ऑफ, ये सब डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। सबऑर्डिनेट जज ये डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये डिस्ट्रिक्ट में होता है। अब ये मेन कोर्ट्स हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, लगभग मेरे ख्याल से 22 हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडीजे वगैरह होते हैं, डीजे, एडीजे वगैरह, ये सब पीसीएसजे के थ्रू क्वालिफाई होते हैं। अच्छा, क्या अपॉइंटमेंट होती है भाई? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? आर्टिकल 124 हमारे संविधान में लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। वहीं पे हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट के जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस गवर्नर, ठीक है। और ये आर्टिकल 233A में निहित है, ठीक है। आगे बात समझ में, कौन अपॉइंट करता है, कौन किसको कैसे होता है, ये लोग जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। ये बेसिक फीचर्स मैं आपको बता रहा हूं, कौन किसको अपॉइंट करता है। अब बात आती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट करता क्या है। आपने ये मामला देख लिया, यहां पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट, ये करता क्या है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे के पूरे 22 हाई कोर्ट में एप्लीकेबल होगा। ये सुप्रीम है, एपेक्स है। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ फैसला लेता है तो उसको उसका पालन पूरा करना पड़ेगा हर एक कोर्ट में। लेकिन अगर आपने सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई जजमेंट हुई है, मान लीजिए कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब कि कोई भी आपका सिविल मामला हो, है ना, कहीं प्रॉपर्टी की बात आ गई, आपके फेवर में जजमेंट नहीं आया, तो आप जो है इसको हाई कोर्ट में, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में केस ले जा सकते हैं। केस जो है वो नीचे से ऊपर आ सकता है, लेकिन केस पे जजमेंट एक बार जब ऊपर से चली गई तो फिर वो नीचे नहीं आ पाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या सबसे बड़ा रोल क्या है, मेजर रोल, ठीक है। एक तो ये है कि सारे हाई कोर्ट्स में जितने भी हाई कोर्ट बने हुए हैं उनके डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो हाई कोर्ट्स करेगा। हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर भी कर सकता है, ठीक है, और केसेस कहीं से कहीं मूव कर सकते हैं। हाई कोर्ट में फॉर एग्जांपल अगर चंडीगढ़ हाई कोर्ट है तो उसको हम दिल्ली हाई कोर्ट कर सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट है तो इधर कर सकते, कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है। और कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, कैन मूव केसेस फ्रॉम कोर्ट, एनी कोर्ट टू इटसेल्फ। ये समझ में आ गया ना, मतलब कहीं का भी कहीं कर सकता है, इतनी अथॉरिटी है। अच्छा, अब ये है हाई कोर्ट क्या है, कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है इस जजमेंट से तो आप जो है वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। कैन इश्यू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, रिट्स कौन कौन से हमारे 5 है, को वारंटो, हेबियस कॉर्पस, सर्चुरी, मैंडेमस और प्रोहिबिशन, ठीक है। 5 रिट्स हैं। अगर ये 5 रिट्स आपके अधिकार को कम कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं इन रिट्स के ऊपर, ठीक। कैन डील विद केसेस विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट, मतलब उस राज्य में, क्योंकि हर स्टेट में एक राज्य होता है, तो उस राज्य में उसके पूरी ज्यूरिसडिक्शन में से जहां से भी केसेस फाइल होंगे हाई कोर्ट में वो देख सकता है। हाई एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर लोअर कोर्ट। अब एक तरीके से एक हाई कोर्ट उस राज्य का सुप्रीम कोर्ट ही माना जाता है, उससे नीचे के जितने कोर्ट्स हैं उसकी रूलिंग को मानना पड़ेगा हाई कोर्ट अगर जो भी देगा तो। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या करते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड केसेस होंगे, ठीक है, लोअर कोर्ट की जो अपील आती है वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनाई जाएगी, ठीक है। क्रिमिनल ऑफेंसेस जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही होते हैं, ठीक। सेम चीज
सबऑर्डिनेट कोर्ट में होती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाके मामला सिविल हो या क्रिमिनल हो, वो उस पर बात होती है। छोटे लेवल पे अगर बात बन जाए तो ठीक है, वरना फिर कोर्ट ट्रांसफर होता जाता है। ये भी एनसीईआरटी का है, ये आपको एनसीईआरटी में दिया है। आई बात समझ में? अच्छा, अब रोल क्या है जुडिशरी का, क्या रोल है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जरूर देखिएगा। जुडिशरी, जैसे मैंने बताया कि इंटरप्रेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए। जुडिशरी का रोल हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अच्छी तरीके से लेमन लैंग्वेज में बताने के लिए कौन जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। आप जो आर्टिकल समझ रहे हैं, शायद वो आर्टिकल वैसा नहीं काम करेगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बताएगी, है ना? इसलिए ये दायित्व इनके ऊपर है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू हमारा आता है आर्टिकल 32, संविधान का आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है जुडिशियल रिव्यू करने की, मतलब कि न्यायिक समीक्षा, हिंदी में कहते हैं उसको न्यायिक समीक्षा, ताकि अगर लेजिस्लेटिव यानी कि संसद कोई भी कानून बना रहा है, अगर वो कानून सुसंगत नहीं है, अगर वो कानून एडवाइजरी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि भाई ऐसा कानून मत बनाओ। ठीक है, जैसे कि अभी हमने वो देखा था रिजर्वेशन का मामला कि भाई 50% से ऊपर सीलिंग चली गई थी, तो रिजर्वेशन की क्राइटेरिया इंदिरा साहनी के जजमेंट को भाई नल एंड वॉइड किया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। फार्म्स लॉज में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कहा कि ऐसा है कि आप जो है फिर से विचार करिए अपने लॉ इंप्लीमेंट करने पर, मेक करने पर, ये तो आपका गलत है। तो दूसरा हो गया हमारा क्या? जुडिशियल रिव्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग दी इंटरप्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यही चीज में बताया गया है कि भाई जुडिशरी हैज बीन द पावर टू रिव्यू लॉ, एग्जीक्यूटिव एक्शन, कंसिडर वायलेशन, विच इज द पावर ऑफ द जुडिशरी टू डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब कि इस न्यायिक समीक्षा के बेस पर कोई भी कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है अगर वो रूल ऑफ लॉ को भंग कर रहा होगा। तो समझ में आ गया रूल ऑफ लॉ जो मैंने आगे बताया था। ठीक है, ये तो ये हो गया। अच्छा, अगर हाई कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, उसका आर्टिकल है 226। हाई कोर्ट 226 आर्टिकल को हेल्प लेते हुए किसी भी राज्य के विधानमंडलों का न्यायिक समीक्षा कर सकता है जो कि कानून पारित कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं उसका। ठीक है, आगे पढ़ा जाए। ये देखिए सिंपल सीधा है, अगर आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट में समझना है तो ये एक डायग्राम बना हुआ है, वेन डायग्राम टाइप का। लेजिस्लेचर जो है रूल मेकिंग डिपार्टमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव है रूल एप्लीकेशन डिपार्टमेंट होता है, और जुडिशरी है रूल एडजुडिकेशन डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, 1 2 3, ये चेक्स एंड बैलेंसेस है, सेपरेशन ऑफ पावर है। वहीं जुडिशरी का इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी ऑब्जेक्टिव, पब्लिक का कॉन्फिडेंस होता है भैया इसमें, पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस होती है इसमें, एब्सेंस ऑफ बायसनेस, फेथ इन जजेस, है ना। रोल क्या है जुडिशरी का? उस रोल पे सोसाइटी का किस तरीके से, आज भी लोगों पे कहते हैं कि देर है मगर अंधेर नहीं, और मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, सब जगह से हार जाया जाता है, तो कोर्ट का दरवाजा खटखट तारीख पे तारीख होती है, लेकिन फिर भी इंसाफ मिलता है बाद में जाके। क्यों? क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशियल एक ऑब्जेक्टिविटी है। ठीक है, पब्लिक का उसमें कॉन्फिडेंस है, पब्लिक का फेथ है, और कोई इसमें नेपोटिज्म नहीं है, कोई बायसनेस नहीं है, इसलिए लोगों का भरोसा जुड़ा हुआ है, उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, विश्वास जुड़ा हुआ है इस पे। ठीक, अब आता है जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक, जुडिशियल एक्टिविज्म हमारे संविधान में आर्टिकल 142 है। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म का सिंपल सादा मतलब यह है कि कंप्लीट जस्टिस। किसी भी मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि शायद एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव अपना काम नहीं कर रहे हैं, लेट अस स्टेप अप, तो उसमें कंप्लीट जस्टिस करके दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें जितने भी विक्टिम थे बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे कि हमें न्याय चाहिए, हमें मुआवजा चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर कंप्लीट जस्टिस दिखाई, सबको जो गवर्नमेंट है उसको रिक्वेस्ट की कि भाई आप मुआवजा दीजिए, और ये हमने लिख दिया है, कह दिया है, आपको देना ही पड़ेगा। तो इसके थ्रू होता है। ठीक है,
कई सारी ऐसी चीजें थी जैसे कि कंप्लीट जस्टिस में आपका आ जाएगा, आपने सुना होगा कि वो शराब मेन हाईवे से 500 मीटर के दायरे में कोई शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, अल्कोहल लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि कोई लिकर सप्लाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कमर्शियल लिकर। तो ये भी कंप्लीट जस्टिस के अंदर आता है। हालांकि उसने कई सारी चीजें बदल दी, लोगों ने फिर हाईवे के नाम ही बदल दिया, हाईवे का मतलब ही बदल दिया, बहुत सारी चीजें उसमें हुई, ठीक है। एक जुडिशियल रिव्यू का, जुडिशियल एक्टिविज्म का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, विशाखा गाइडलाइंस, है ना, विशाखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऐसा करके था, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो विशाखा गाइडलाइंस करके आता है, वो कंप्लीट जस्टिस था। समझ में आ रही है आपको बात? कंप्लीट जस्टिस का मतलब क्या है? संपूर्ण न्याय, ताकि हमारे जो भारत के नागरिक हैं उनका अधिकार, उनकी आजादी सब बनी रहे, प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। अच्छा, कुछ लैंडमार्क जजमेंट हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले यहां पे कुछ केबीसी लिखा हुआ था, राइट, है ना, केबीसी। अब क्या है केबीसी? आने वाला है कि यह है केशवानंदा भारती केस। 23 अप्रैल 1973 को ये एक ऐतिहासिक जजमेंट आया था, केशवानंदा और भारती केस, ठीक है। सो बेसिकली जब हम केबीसी की बात करते हैं, यानी कि केशवानंदा एंड भारती जजमेंट पे जब हम बात करते हैं, तो लैंडमार्क जजमेंट्स बनकर सामने नजर आता है। अब क्या इस जजमेंट पे है? सो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें होता क्या है? केबीसी में कब आया था? 23 अप्रैल 1973 को ये जजमेंट आया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई थी, जैसे कि ये बेसिक फीचर को, संविधान का जो बेसिक फीचर है उसको होल्ड करने की बात करता है, और कोई भी कानून, कोई भी संसद इसको अमेंड नहीं कर सकता, संशोधन नहीं कर सकता है। ये एक बेसिक फीचर, ये केशवानंदा भारती केस में ये बता दिया गया, क्योंकि ये लैंड से रिलेटेड मामला था। लैंड मतलब कि पहला जो हमारा शेड्यूल है उससे रिलेटेड ये मामला हुआ करता था, ठीक है। सो द जजमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेफ गार्डिंग इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज। अब दो चीजें बड़ी खुल के सामने आई थी इस केशवानंदा भारती केस में। अब वो क्या चीजें थी बेसिकली, कि इससे ये पता चलता है कि दो बातें हुई। एक तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि जो लीगल राइट है, जो लीगल राइट है ना, वो राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको लीगल राइट बना दिया गया था 1979 में, ठीक है। कहां से? पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, तो 44वां अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट एक्ट से 1979 को इसको चेंज कर दिया गया, एंड वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है? नहीं पार्ट है किसका? बेसिक स्ट्रक्चर के। कौन सा? जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं। और यह भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा है कि आने वाले भविष्य में बेसिक स्ट्रक्चर में जो जो चीजें आएंगी वो हम ही बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। ना संसद बताएगी, ना एग्जीक्यूटिव बताएंगे, ना प्राइम मिनिस्टर, ना प्रेसिडेंट, ना आप, ना हम, कोई नहीं बताएगा। आई बात समझ में? तो कौन बताएगा वो? कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट हैं। सो क्या आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में? फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, आपका ये देखिए, ये आपका लीगल फंडामेंटल राइट अब नहीं रहा है प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। राइट टू लाइफ, बहुत सारी चीजें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे करके जैसे जैसे केस आएगा वो सारी चीजें व्याख्या करते जाएगा उस चीज की, ठीक। अब देखिए, प्रोमोटिंग गुड गवर्नेंस। भाई सरकार के नीति निदेशक, मतलब जितनी भी नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कैसे होगी जब तक कि गुड गवर्नेंस नहीं होगी। गुड गवर्नेंस कैसे होगी? एक्ट के थ्रू होगी। मतलब कि बढ़िया एक्ट, बढ़िया लॉ जब संसद लेकर आएगी, पार्लियामेंट अच्छे से लॉ लेकर आएगी, ठीक है। अगर पार्लियामेंट ही खराब लॉ लेकर आ रही है जिसमें कि भारत के नागरिकों का निर्माण नहीं हो सकता, भविष्य का कुछ नहीं हो सकता और इकोनॉमी डूब जाएगी, तो भाई सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू लेगा। रिव्यू कौन सा? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि आर्टिकल 32 की बात हो रही है, ठीक है। दो चीज याद रखिएगा, JR और JA, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ऐसे ही गुड गवर्नेंस में आती है ये SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत प्रचलित केस है जहां पे आर्टिकल 356 यानी कि इमरजेंसी लगा के जितनी भी उस टाइम पे नॉन कांग्रेस सरकारें थी स्टेट की, उनको भंग कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया था, सिर्फ इस बेसिस पे। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, बिल्कुल इरैशनल।
तो एसआर बोम्मई साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के, बिना किसी प्रॉपर फॉलोअप के आप अगर ऐसे करेंगे तो ये अगेंस्ट हमारे फंडामेंटल राइट के है और ये भारत के मूल आधार पर दर्द पहुंचाता है। तो एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस बन कर आया था। जुडिशरी का रोल और कहां आता है? इलेक्शन को फेयर करने में। क्यों? क्योंकि जब तक इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो हमारे भारत के जो लोकसभा और राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं, जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, वो लोग फिर कैसे अच्छी तरीके से पॉलिसी बनाएंगे, राइट? अगर जनता वोट ही गलत आदमी को देगी या फिर ट्रांसपेरेंट वोट नहीं होगा, कोई गलत आदमी अगर आके गद्दी पर बैठ जाए, राजनीति की गद्दी पे, और फिर उसके बाद फिर वो पॉलिसी बनाए, इंप्लीमेंटेशन करवाए, गलत तरीके से करवाए, तो फिर कहां से रूल ऑफ लॉ होगा, कहां से हमारा भारत ग्रो करेगा, राइट? सो जो भी डिस्प्यूट्स हैं इलेक्शंस के अंदर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो देखती है, ठीक है? इलेक्शन रिलेटेड इशू जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में होता रहता है। जैसे कि लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, जहां पे क्रिमिनल ऑफेंस था इनके ऊपर और ये चले गए थे इलेक्शन लड़ने, बन भी गए थे ये नेता, लेकिन फिर इनको रिजाइन करना पड़ा था। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं हमारे भारतीय राजनीति में कि भाई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, जेल में हैं और कई सालों से जेल में हैं, कई कई धाराएं हैं, एक से एक गंभीर धाराएं हैं, अभी जेल में हैं वो, है ना? प्रोटेक्टिंग द इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, कौन सी है इंडिपेंडेंस? जैसे सीबीआई हो गई, यूपीएससी हो गई, ठीक है, जैसे कि सीएजी हो गई, ये लोग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी गरिमा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे बॉडीज अगर इनको आज़ादी ना मिली अपने काम को करने की, तो फिर शायद ये राजनीति के चंगुल में ये भी फंस जाएंगे। जैसे कि एल चंदन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ था कि भाई इन्होंने, ये बात हुई थी कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो भी कौन करेगा? वो लॉयर्स करेंगे, सॉरी वो लेजिस्लेटिव करेगा। तो ये तो गलत है ना। और इतना पढ़ लिख कर जा रहा है बंदा, एक तो वैसे ही इतना ज़्यादा संविधान को पढ़ा लिखा है, और आप उतना गहरी नॉलेज नहीं है आपको, और आप उनका अपॉइंटमेंट करेंगे, ये तो वैसे भी एक गलत बात हो गई। और जुडिशरी सिस्टम को अलग रखा गया है अपॉइंटमेंट से, ठीक है? 2 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं आपको, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, ये हमारे प्रीलिम्स का है, पीवाईक्यूज का पार्ट है, ये प्रीलिम्स में आ चुका है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मतलब क्या होता है? किसी एक जगह पैसे का इकट्ठा होना तो नेशन पे क्या बहुत बुरा इंपैक्ट डालेगा। मतलब कि क्या? फ्रीडम, वेलफेयर, इक्वालिटी, क्या? द राइट आंसर इसका जो है वो डीपीएसपी होगा, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो किस लिए बनाए गए थे? इसीलिए बनाए गए थे ना कि भाई राज्य ये प्रयास करेगा कि हम अपने राज्य में ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे है। और सबसे आसान देखिए ये है, ये भी आया था प्रीलिम्स में, राइट टू प्रॉपर्टी भारत में अब क्या है? फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन? नहीं। नीदर फंडामेंटल नॉन लीगल? नहीं। लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली? नहीं, बाहर के लोग भी तो करते ही यार, लीगल राइट है प्रॉपर्टी वगैरह। सिंपल सा आंसर इसका बी है। तो फाइनली इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही निकला कि भाई जो जुडिशरी है वो बहुत ही खास रोल प्ले करती है भारत के लोकतंत्र में, लोकतंत्र के स्तंभ को अच्छे से कायम रखने में। क्यों? क्योंकि भारत की संप्रभुता, भारत की गरिमा, भारत की आज़ादी, लोगों को आज़ाद बोलने की छूट जो है वो कौन देता है? हमारा जुडिशरी को इंटरवीन जब हम करते हैं तो वहाँ से आती है। संविधान को प्रोटेक्ट करता है, संविधान की व्याख्या करता है, संविधान को बेसिक स्ट्रक्चर का रूप एक दिया है कि भाई कहीं लिखा नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इससे छेड़छाड़ मत करना, ठीक है? तो 2 चीज़ आती है, जुडिशियल रिव्यू और एक जुडिशियल एक्टिविज्म। इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये तो है ही। उसके बाद जो हाई कोर्ट्स का जो मैंने अभी आपको बताया, सारे एप्लीकेबल होती हैं चीज़ें, ताकि आपके राइट्स सेफ गार्ड हों, आपकी जो आज़ादी है वो बनी रहे, ठीक है? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फर्ज करिए कि आप एक जज हैं, आपके पास 2 तरीके के लोग आते हैं। एक वो आते हैं जो आपसे कहते हैं कि ऐसा है सर कि हम अपने शहर में जो स्लम एरिया है उसको हटवा दीजिए, क्योंकि
हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, टूरिज्म हमें चाहिए। तो आप स्लम को हटवा देंगे तो शहर खूबसूरत बन जाएगा, इन्वेस्टर्स आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। वहीं जो लोग स्लम में रह रहे हैं वो लोग भी आपके पास पहुंचे और बोले कि सर ये राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है, ये हमारे मूल अधिकार के खिलाफ है, तो आप क्या करोगे? अब दोनों पार्टीज वहीं खड़ी हैं, आपके सामने खड़ी हैं। एक बोल रहा है स्लम हटाओ क्योंकि इकोनॉमी डेवलप होगी, भारत को फायदा होगा। एक बोल रहा है कि मेरे मूल अधिकारों का हनन है, हम कैसे ऐसे कर दें। मुंबई में धारावी एरिया है, उसको ध्यान में रखते हुए ये कमेंट करिएगा, ठीक है। मेंस के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जुडिशरी का जो रोल है उसको आप एनालाइज करिए, ताकि जो जुडिशरी का रोल भारत को एक संविधान को शेप देने में, भारत के संविधान की मूल व्याख्या करने में जो मदद करता है और फंक्शन क्या है इसका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में, ये मेंस का आंसर है। बेसिकली अगर आप रिवाइंड करके सुनेंगे तो सब कुछ वही समझ में आएगा, ठीक है। और वंस अगेन जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आई एम श्योर आप लोग बहुत डेडिकेटेड एस्पिरेंट हो और कोई ना कोई कोर्स ज़रूर एनरोल किए होगे। अगर नहीं तो अब भी टाइम है, आप एनरोल कर लीजिए। कल शाम को हमारे साथ 7 PM पर जुड़िए। कहाँ पर? अड्डा के IAS चैनल पर। वहाँ पे एक बैच लॉन्च हो रहा है कल, नया बैच है, बिल्कुल मार्च का नया बैच लॉन्च होगा, जहाँ पर आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। UPSC टॉपर्स आपको गाइड करेंगे, आंसर राइटिंग होगी, प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेस होंगी, CSAT होगा और भी बहुत कुछ। 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस चलेंगी डेली और 2023-24 यानी कि 2 साल 24 महीने की वैलिडिटी सिर्फ 300 रुपये प्रति महीने में, ठीक है। Y573 कोड आपको यूज़ करना है, 73 और 74, Y573 Y574 यूज़ करके आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।